जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सचिन बिष्ट, मयूर, मिथुन सैनी, सर्वाइवर सैमी, विजय द्विवेदी, ए.के. भारद्वाज, अनु यादव, मनीषा, कुमारी काजल, अंकित, विकास, विप्लव, कन्हैया, पुष्पा, मनीषा, चेतन, काजल, राज, मोहन, तनु, यस, कट्टी, आशीष, राहुल, सोनू, सचिन, बलराम, पंकज, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास को, आज आगे कंटिन्यू करेंगे। बताएंगे लास्ट टॉपिक हम कौन सा पढ़ रहे थे, तो आप कहेंगे जी हम पढ़ रहे थे ब्रह्म समाज के बारे में। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, किस वर्ष हुई थी। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी स्थापना कब हुई, 1828 में। क्या मैंने बताया कि जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय, ये दोस्त भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत बने, यानी इन्होंने भारत को फिर से जगाने का प्रयास किया। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल में जितने भी अंग्रेज भारत में आए, तो जितने अंग्रेज लोग थे, आप लोगों को याद होगा कि एक व्यक्ति विलियम जोन्स हुआ, आप आगे पढ़ेंगे, उसने बंगाल में आपका एक संस्था बनाई। और उसका काम क्या था कि जो भारत के ग्रंथ हैं उनको अंग्रेजी भाषा में बदला जाए, क्योंकि वो समझ गया कि भारतीय तो ग्रंथों में बहुत खजाना छुपा हुआ है। लेकिन भारत उस समय तक क्या हो चुका था, अपने ज्ञान को खो चुका था। भारत का वो जो ज्ञान था, जो प्राचीन ज्ञान था, वो कहीं छिप चुका था। उसके बारे में चर्चाएं अब होनी बंद हो गई थी, क्योंकि भारत में इस्लामिक शासन रहा इतने वर्षों तक, तो लोगों को तो अपनी जान बचाने भर की फुर्सत न रही। ज्ञान आदि के जो केंद्र थे वो नष्ट कर दिए गए, और प्राचीन ज्ञान जो था उससे भारत को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन जब लोगों के सामने ये आनी चीज़ें शुरू हुई, और अंग्रेजियत के द्वारा, ईसाइयत के द्वारा भारतीयों में ये चीज़ आनी शुरू हुई कि भारतीयों के पास कितना ज्ञान था एक समय में, तो हम लोगों को फिर से अपनी चीज़ों पर गर्व होना शुरू हुआ। फिर से वो रिसर्चेस शुरू हुई, बहुत सारी संस्थाएं खड़ी हुई जिन्होंने लोगों को कहा कि आपको प्राचीन चीज़ों से जुड़ना होगा। जैसे कि आप लोग जानते, एक संस्था चली आर्य समाज, आज ही पढ़ेंगे हम। आर्य समाज ने लोगों को बताया कि हमारे वेद कितने महान थे, और उनका पूरा धर्म वेद पर आधारित था। राजा राम मोहन राय की शिक्षाएं भी वेदों पर आधारित थी। ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर भी थे, यानी अंग्रेजी शिक्षा को भी बुरा नहीं मानते थे। लेकिन समाज में जितनी कमियां होती हैं, आप एक बार लिख के देखिए, आपकी नज़र में समाज में गलत चीज़ क्या है जो खत्म होनी चाहिए। आप कोई एक एक चीज़ सोचिए। सारे लोग, बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न आएगा कि भैया जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। फिर कुछ लोग सोचेंगे अंतर जातीय विवाह खत्म हो जाने चाहिए। फिर आप सोचेंगे भैया जो ये आपका ऊंच नीच वाला भेद है ये खत्म हो जाना चाहिए समाज से। फिर आप सोचेंगे बाल विवाह खत्म हो जाने चाहिए, कम उम्र में अल्पायु के जो विवाह होते हैं। फिर आप सोचेंगे भैया जो पर्दा प्रथा है, जिसमें पर्दा में घुटना पड़ता है, उस पर्दा प्रथा बंद हो जाना देना चाहिए। और बहुपत्नीवाद बड़ा था बंगाल में। बहुपत्नीवाद से मतलब था एक आदमी, बंगाल में एक समय पर ऐसी स्थिति आ गई कि एक आदमी की 50-50 शादियां हो गई। 50-50 शादी सिर्फ इसलिए करते थे कि टारगेट एक था, दहेज ले लेना है, और दहेज लेके बस खुद को मजबूत करते थे, और बहुत सारी पत्नियों को अपना जीवन खुद गुजारना पड़ता। इवन कुछ समय बाद तो उनको पता भी नहीं रहता उनकी पत्नी कौन है। बंगाल में बहुत सारे लोगों की 50-50 तक भी शादियां हो गई। तो बहुपत्नीवाद भी एक चीज थी। सती प्रथा जैसी चीजें खत्म होनी थी, विधवा विवाह जैसी चीजें खत्म होनी थी। उस समय की बात, उस समय आरक्षण नहीं था। कैसी बात करें आप, मैं आपसे बात कर रहा हूं सन 1772 में उनका जन्म हुआ, तब आरक्षण कहां था? आरक्षण तो आजाद भारत की बात है। आरक्षण का एक विशेष महत्व है। जो लोग कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, इसका मतलब है कि उनको आरक्षण के बारे में फिर ज्ञान नहीं है कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। उसके लिए फिर आपको आरक्षण पर स्टडीज करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कुछ बोलूं तो उसके लिए कई घंटे चाहिए होंगे। बस इतना समझ लीजिए, जब आप आरक्षण का अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे, और आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, आरक्षण एक सही व्यवस्था है, जिसका जो अंतिम लाभ है वो उन सही लोगों पर नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच रहा है, लेकिन पूर्ण लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट देख पा रहा हूं
धर्म जैसी व्यवस्थाएं खत्म होनी चाहिए। नहीं, वो हमारे देश में कोई व्यक्ति बोलेगा तो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। भेदभाव खत्म होने चाहिए, चुनाव उस समय नहीं थे, बोलेंगे जी। दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत बढ़िया सुष्मिता तिवारी जी। दहेज प्रथा की वजह से ही तो आज लड़कियों के जन्म बाधा बन रहा है, नहीं तो लोगों को क्या दिक्कत है? लड़कियों के जन्म से किसी की दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत दहेज से है। उनको पता है कि भाई आज लड़कियों का जन्म बोझ क्यों माना जाता है, पता है कि दहेज देना पड़ेगा, सोसाइटी ऐसी हो चुकी है। तो राजा राम मोहन राय की जो शिक्षाएं थी वो उसको निम्न वर्ग पे अप्लाई नहीं कर रहे थे, वो अप्लाई कर रहे थे उच्च वर्ग पे। उनको पता था कि उच्च वर्ग वाले लोगों ने अगर स्वीकार कर लिया तो निचले वाले अपने आप स्वीकार कर लेंगे। भाई ये दहेज जो है ये गिफ्ट उच्च वर्ग ने ही तो दिया पहले। उनके पास बहुत धन था, एक राजा ने अपनी लड़की किला दे दिया। बीच वाले के पास कुछ नहीं था, उसको पता चला अच्छा कुछ देना होता है तो उसने कर्जा करके दे दिया। उससे निचले वाले के पास कुछ ही नहीं था तो खुद को बेचने तक को तैयार हो गया। लड़कियों को बेचा भी जाता है इस देश में, बहुत सी जगह आप देखोगे लड़कियों की शादी के बदले में बहुत सी ऐसी जाति जनजाति हैं जो लड़कियों को बेच देती हैं, जिनकी शादी नहीं होती वो लेके आते हैं। चलो जी, तो बात चल रही थी किसकी? धर्म सुधार की, यानी कि किसी भी एक धर्म में, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें एक सुधार की गुंजाइश है। और राजा राम मोहन राय ने उन सारी व्यवस्थाओं पर ऐसा कोई फील्ड नहीं था जिसका उन्होंने विरोध नहीं किया हो। उनका खुद का बहुत विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने क्या बोलोगे अंतरजातीय व्यवस्था से लेकर के, अंतरजातीय विवाह से लेकर के बहुपत्नी व्यवस्था खत्म करने तक, आपका विधवा विवाह पर, विधवा विवाह होना ही चाहिए, सती प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, और ये जो आपका जाति का भेदभाव है खत्म होना चाहिए। इस सब पर उन्होंने काम किया, दहेज प्रथा से लेकर के, पर्दा प्रथा से लेकर के हर एक चीज पर उन्होंने काम किया। इसीलिए उनको बोला गया। और याद रख लेना, राजा राम मोहन राय के बाद में तो उनसे बेहतरीन काम कोई भारत में कर ही नहीं पाया, कोई नहीं। उनके बस ऐसे समझो, एक आपका अगर हम बोले उत्तराधिकारी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, उन्होंने भी उस तरह के काम किए, लेकिन उतने बड़े लेवल पर कोई नहीं कर पाया। इसलिए राजा राम मोहन राय को हम क्या बोलते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ठीक है, आगे बढ़े। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने, किसने दी इनको? राजा राम मोहन राय को, एक पेंशन के मामले में। अकबर द्वितीय कौन है? ये सेकंड लास्ट शासक था, मुगल सम्राट है एक। आपको मुगलों के बारे में बताऊंगा। मुगलों का अंतिम शासक कौन है बताइए? तो आप कहेंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय। और बहादुर शाह जफर द्वितीय यानी 1837 तक राजा था अकबर द्वितीय। अंग्रेजों ने क्या करा? इसकी पेंशन खत्म कर दी। तो भैया ये अंग्रेजी जानते नहीं, इन्होंने बोला राजा राम मोहन राय ने काम किया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो यही जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय इनकी पेंशन के मामले में गई भी, तो तब इन्होंने उनको बोला ये राजा आदमी है, राजा की उपाधि दी। ठीक है। 1829 में सती प्रथा पर रोक राजा राम के प्रयासों से बेंटिक के समय लगी, ये बात जानते हैं। सबसे पहले रोक लगी बंगाल में, फिर चेन्नई में, और फिर धीरे 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 पूरे भारत में रोक लगी। ओके, बहुत बढ़िया। 1833 में मृत्यु इनकी हुई ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहां पर? इंग्लैंड में इनकी समाधि है। अपने अंतिम समय में जाके ब्रिटेन चले गए। इनको समझ में आ गया भारतीय तो बड़े कठिन लोग हैं, मानते ही नहीं आसान सी चीज को। एक बच्चा कह रहा गुरुजी ये लड़की वाले भी तो सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ढूंढते हैं। आप भी ढूंढेंगे, आपकी सिस्टर होगी तो, क्योंकि दोस्त स्थायित्व चाहिए। प्रथा वही चली आ रही है, क्योंकि देखो लड़कियों का, इसका कारण ये नहीं, आप इसमें लड़की या लड़की के परिवार को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते अगर वो लड़का अच्छा ढूंढ रहे हैं। आप उस व्यवस्था को देखिए कि आपने किस व्यवस्था को जन्म दिया। आप और हम लोगों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया कि लड़कियों को हमने पढ़ने नहीं दिया। एक समय तक हमने सोचा लड़कियां 8वीं 10वीं कर ले तो काफी है, चूल्हा चौका ही तो करना है। तो जब लड़कियों को हमने चूल्हा चौका तक सीमित कर दिया और उनको पढ़ने नहीं दिया, तो उनकी शादी किसी ऐसे लड़के से होने जरूरी है जो घर चलाए। अब जो घर चलाएगा तो उसकी तो नौकरी होनी जरूरी है। तो समाज में ये एक रीत चल गई कि भाई नौकरी वाला लड़का कैसा होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए उसका। आपको लगता है कि कोई लड़की अगर खुद बहुत अच्छी तरह से शिक्षित होके, मान के चलो वो गूगल कंपनी में एक काम कर रही है, गूगल कंपनी में उस लड़की का पैकेज है मान के चलो साल का 10 करोड़ का,
आपको लगता है वो दिल्ली पुलिस वाले से शादी करेगी किसी से? आपकी भूल है कि लड़की वालों को सरकारी नौकरी चाहिए। वो तो समाज के एक बहाव में आके जब कोई ऑप्शन नहीं है तब उसका चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता सरकारी नौकरी से कभी गरीबी नहीं आएगी। आपको लगता अमेजन में एक बहुत अच्छे ऊंचे पद पर कार्य करती हुई कोई लड़की यूपी सब इंस्पेक्टर किसी लड़के से शादी करेगी? तो आप कहेंगे नहीं भैया ये तो सच में हमारी भूल है। इसको स्वीकार कर लीजिए कि आपको लगे कि भैया नहीं 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 सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज है, तो ये आपके मन का एक वहम है। सरकारी नौकरी बड़ी चीज उन लोगों के लिए है जिनके पास साधन नहीं है उस तरह के, जो उद्योगपति अब बड़े स्केल वाले लोग नहीं हैं, उनके लिए तो बच्चे सरकारी नौकरी एक वरदान है, उनके लिए तो वो दामाद भगवान की तरह है। तो वो एक सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम में हम चलते हैं। नहीं तो हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने दोस्त आज भी ऐसे हैं जहां पर लड़की वालों को दहेज दिया जाता है, और सच में ऐसा होना चाहिए। आप उनके घर से लड़की ले आए हैं, उनके घर को आपने वैकेंट कर दिया, एक सदस्य आपके घर में ऐड हो गया, उल्टा आप उनसे पैसे ले रहे हो, भिखारी बन जा रहे हो तुम लोग, हाथ फैला रहे हो, कह रहे एसी 2 टन का नहीं दिया 1.5 टन का दिया। ये भिखारियत है। आपको दहेज मांगने वाला नहीं, आपको इतना कैपेबल बनना है कि आप दहेज के लिए डिनाई कर पाओ, दहेज को अस्वीकार करने वाला आपको बनना है। अब बहुत सारे लोग कैसे कहते हैं नहीं 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 भैया वो लड़की वालों की मर्जी है, अपनी मर्जी से वो चाहें जो दे दे, हम मांग थोड़े रहे हैं। ये मांगना ही तो है, ये मूक मांग है, ये चुप मांग है। जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया वह मांग ही है। बोले नहीं नहीं अपनी लड़की के लिए तो भैया कोई करता ही है। ऐसे कैसे करता है? आप एश्योरिटी दीजिए ना, आप विश्वास दिलाइए इस बात का, आप इस बात के लिए एश्योर कीजिए कि जी मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी लड़की पर मैं इस घर में इतना कैपेबल हूं, मेरी क्षमताएं इतनी हैं, और मैं तभी शादी को तैयार हुआ कि आपकी लड़की पर दहेज जैसी चीजों का कोई विषय सामने नहीं आएगा। अब बोला नहीं भैया मेरी मम्मी, तो तुम इतने कैपेबल क्यों नहीं हुए? फिर तुम शादी के लिए फेरे लेने को कैसे चल दिए आगे? पहले तुमको अपनी क्षमताएं बढ़ानी थी ना, कैपेबल होना तो तब शादी करनी थी। बोला नहीं मेरे पापा तो भैया नहीं मानेंगे, वो तो दहेज लेंगे। तो पापा को शादी करनी है कि तुमको करनी है? यानी कि तुम अभी इतने कैपेबल नहीं हो, तो तुमको शादी का अधिकार नहीं है अभी। जब तुम अपनी पत्नी को एक सिक्योरिटी दे पाओ, एक सम्मान अपने घर में दिला पाओ, तब तुमको शादी का अधिकार है, नहीं तो तुमको शादी का अधिकार नहीं है। अब बोले भैया मैंने तो हीरोपन के दहेज के लिए मना कर दिया, मेरे घर में मम्मी पापा कलेश करते हैं। और ऐसा नहीं है मम्मी पापा नहीं करते, ये दहेज हत्याएं इतनी सिर्फ मम्मी पापा की वजह से चल रही हैं। खुद दूल्हे दहेज मांग रहे, कह रहे भैया हमको अल्टो तुमने दे दी, वैगनार नहीं दी, वैगनार दे दी स्विफ्ट नहीं दी। तो पहले कैपेबल होना है। और समाज की किसी चीज पर प्रश्न चिन्ह आप ये नहीं लगा सकते कि लड़की वाले सरकारी नौकरी ढूंढ रहे, वो क्या करें? आप लड़कियों को पढ़ने देते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक बात कही कि शूद्रों की शिक्षा पर जो रोक लगी हुई है, अगर ये रोक ना होती, तथाकथित स्वर्ण जातियों ने जो रोक लगाई, जिन्होंने खुद को उच्च जाति कह दिया, मान के चलो ब्राह्मण, राजपूत, आपका अन्य जातियों ने खुद को उच्च जाति कहकर जो अन्य रोक लगाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वयं ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने जो रोक लगा दी उस समय की शिक्षा प्रणाली पर, शूद्रों पर, गलत है और उनको मौका दिया जाना चाहिए। अगर मौका बराबर दिया जाता और बराबर रूप से सबका विकास होता तो आरक्षण जैसी व्यवस्था की आवश्यकता ही ना होती, तब तो सब मूल रूप से आगे बढ़ रहे होते। तो कुछ लोगों के अधिकार वंचित कर दिया, आप उनका दर्द समझे। और जिनका अधिकार वंचित कर दिया, जिनका क्षेत्र वंचित कर दिया गया, उनका विकास कैसे हो पाता? ठीक है, आगे चलेंगे। अब भैया राजा राम मोहन राय जी की तो मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। कहने का मतलब है उतना बढ़िया फिर इनके बाद में नहीं हो पाया। ठीक है, अन्य लोग हैं अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, जिन लोगों ने इसको आगे चलाया। ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर किसने पहुंचाया? केसी सेन ने। केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। ठीक है, ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया कि इनकी पॉलिसी जो है वह ब्रह्म समाज के अनुकूल नहीं है, क्योंकि 1866 में
ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम कर दिया। जो ब्रह्म समाज था उसका क्या नाम बदल दिया, मूल का बदल दिया। केसी सेन को आगे निकाल दिया, केशव चंद्र सेन को निकाल दिया, क्योंकि ये लोग तो लड़ रहे थे किसके लिए, बाल विवाह के लिए, कि भैया बाल विवाह पर रोक लगानी है, कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, बच्चे तब मैच्योर नहीं होते हैं। अब इनको भाई साहब को क्या लगता है कि इनको बिहार के कूच क्षेत्र के एक राजा से अपनी इनके नाबालिग लड़की की शादी करा दी। लोगों ने बोला लोगों के लिए नियम बना रहे हैं और खुद उसको फॉलो नहीं करते। अब एक बात मान के चलो, कल को मेरी शादी हो और आपको ये बात पता चले कि मैंने अपनी शादी में दहेज लिया है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? आपको पता चले आपको मार्ग दिखाने वाले अध्यापक ने दहेज लिया है, और खास तौर से चलो दहेज लिया तो लिया, वो आदमी जो दहेज प्रथा के बारे में अपनी क्लासेस में इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, उसने स्वयं दहेज ले लिया। किसी ने आगे कह दिया कि भैया तुमको पेट्रोल पंप देंगे शादी में, और पेट्रोल पंप एक्सेप्ट कर लिया उसने, मास्टर ने। किसी ने आगे बोल दिया तुम्हें 50 बीघे खेत दे रहे शादी में, मास्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये केसी सेन जो जिन प्रथाओं को लोगों को बोल रहे हैं कि भैया कम उम्र में शादी नहीं कर रहे हैं, तो खुद अपनी बेटी के नाम पे जैसी राजा का रिश्ता मिला कर दिया। ये तो वो वाली बात हुई कि बड़े बूढ़े खुद तो डीजे पर डांस कर लिया, और जब बच्चों की शादी की बात आई तो बोले डीजे पर रोक लगा दो, अब कोई डीजे पर नहीं नाचेगा। तो कहने की बात है कि आप जब लोगों को मार्ग दिखाएं तो वह मार्ग आपको पूर्णतः पालन करना होगा, तभी लोग आपकी शिक्षाओं पर विश्वास करेंगे कि हाँ इस व्यक्ति की शिक्षाएं सही हैं, जो ये कह रहा है इसको अब हमको पालन करने योग्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, केशव चंद्र सेन ने, नाराज लोगों ने जो इससे नाराज थे उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज एक अलग बना लिया। तो कहने का मतलब है ब्रह्म समाज टूट गया, अलग अलग शाखाओं में टूट गया। 1878 में आनंद मोहन बोस और उमेश चंद्र दत्ता ने इसको बनाया आपका साधारण ब्रह्म समाज को, साथ में एक व्यक्ति शिवनाथ शास्त्री भी इनके साथ जुड़े रहे। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रार्थना समाज 1867 बोलेंगे भी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? प्रार्थना समाज 1867 1867 ये दोस्त ऐसा समाज है जो ब्रह्म समाज की शिक्षाओं पर ही चला। राजा राम मोहन राय ने जो शिक्षाएं दी उन्हीं शिक्षाओं को मानते हुए ये चला। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, और उस समय आपके मुंबई में ये स्थापित हुआ था, बम्बई में ये स्थापित हुआ। उस समय के वहाँ के बहुत प्रसिद्ध लोग थे महादेव गोविंद रानाडे। एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं। ठीक है, और केशव चंद्र सेन इनके साथी बने। आरजी भंडारकर, इन लोगों का सहयोग मिला आत्माराम पांडुरंग को। एसएससी बहुत पूछती है। हाँ ये बिल्कुल सही बात है श्रीमान जी, और कह रहे हैं कि श्रीमान जी खुद बैंगन खाएं और औरों को परहेज बताएं। बिल्कुल ठीक बात है, हमको वही बात बोलनी चाहिए जो हम बोल सकते हैं। मतलब जो बोलने योग्य है। ऐसा नहीं कि भाई हम किसी चीज के विरोधी हो गए और खुद उसको फॉलो किया नहीं। आगे आए यंग बंग आंदोलन, उन्हीं शिक्षाओं पर 1826 से 31 तक चला। हेनरी विवियन डैरिजियो, देखो इनकी एज देखना, इनका जीवन कितने साल का है जरा बताएं? 22 साल का इनका जीवन है। कुल 17 साल में हिंदू कॉलेज जो था आपका 1817 में बना राजा राम मोहन राय जी को, उसमें प्रोफेसर बन के आए। 17 साल का एक लड़का प्रोफेसर बन के आया और इसने बंगाल को जगाया। इसको युवा बंगाल आंदोलन बोलते, यंग बंग आंदोलन। इसने कहा युवाओं से कि तुमको अपने अधिकारों को जानना होगा कि तुम किस तरह की चीजों में फंसे हुए हो, कि समाज तुमसे ये कहता है, सोसाइटी तुमसे ये कहती है। किस बात की सोसाइटी, किस बात का समाज? हम समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहते हैं कि गांव में एक लड़की की शादी होनी है, सब लोगों को पैसे देने हैं, इस गांव के बराबर लोग तैयार ही नहीं हुए। समाज किस बात का? इस बात का समाज की ये गाड़ी मिलनी थी शादी में और ये नहीं मिली, ये गाड़ी मिल जाती तो और ज्यादा अच्छा होता, ऐसा समाज। तो उन्होंने लोगों को अधिकारों को बताया कि आपको सोसाइटी के परे होकर सोचना है। ऐसे नहीं कि सोसाइटी की खिलाफत करनी है, लेकिन सोसाइटी की जो खराब चीजें हैं और जो जबरन आपके ऊपर थोप दी गई हैं,
तो उन्होंने युवा लोगों को ये कहा कि आप लोगों को एजुकेशन का, लड़कियों की शिक्षा का अर्थ आपको समझना होगा कि लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो कितने बदलाव होंगे। तो उस बदलाव के लिए हेनरी विवियन डैरिजियो ने ये कराया, और कुल 22 वर्ष की उम्र में तो इनकी मौत होगी, बड़ी छोटी शिक्षाएं इनकी रही। युवा बंगाल आंदोलन बोलते हैं कि बंगाल के युवाओं में जो मैसेज उन्होंने प्रसारित किया। ठीक है, बोलेंगे जी बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई परेशानी? आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये किसके बोलेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको बोलते हैं दक्षिण का राजा राम, दक्षिण का राजा राम मोहन राय। यानी जो उन्होंने बंगाल में किया उसको दक्षिण में, दक्षिण का राजा राम मोहन राय। अब भैया विरोध तो होना था इनका भी। जो कोई भी बात ऐसी करेगा, अब व्यक्ति को जिसके बारे में ज्ञान ना हो, जैसे मैं आपसे ये बोल दूं, कितने लोग सहमत होंगे मैं बोलूं कि आरक्षण एक बहुत सही चीज थी जब इसको लागू किया गया। आरक्षण एक बहुत सही चीज है उन वर्गों के उत्थान के लिए जो पिछड़े हुए थे। तो जिनको ज्ञान नहीं होगा वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ना आरक्षण बंद करो, ये करो, वो करो, ये खत्म करो, वो करो। एक ऐसा वर्ग होगा जो आरक्षण के बारे में ये समझ रखता होगा कि आरक्षण क्या होता है, आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, आरक्षण क्यों दिया जाता है और क्यों दिया जाना चाहिए। तो वो क्या बोलेगा? ठीक है। तो किसी भी एक पक्ष में एक बारीक दृष्टिकोण या समझ रखने वाले लोगों की संख्या कम होती है, ये बात आप भी मानते होंगे। जिनको समझ नहीं होती, मोटा मोटी ज्ञान जिसको कहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो राजा राम खुद ब्राह्मण हुए और ब्राह्मण होकर बोले कि ब्राह्मणों ने गलत किया, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। मतलब कहा कि वो सभी स्वर्ण जातियां जिन्होंने निम्न वर्ग की शिक्षाओं पर रोक लगाई, वो रोक नहीं लगनी चाहिए थी। एक तो इन्होंने बोला कि जो पिछड़ी जाति उनके, और दूसरी बात इन्होंने कह दी स्त्रियों की शिक्षा पर जो रोक लगी वह भी गलत। स्त्रियों की शिक्षा को तुमने कैसे रोका, क्यों रोका? रोकना नहीं था। तो यहां पर क्या हुआ? सही है, ठीक है, वो बंद कर दो। बच्चे एक बार बताना, अभी बोर्ड आप लोगों को ठीक दिख रहा है कि लाइट बंद होके बता देना एक बार। तो संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य ये रहे। ठीक है, पूरा नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ रहे कि संस्कृत की शिक्षा पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, इनके प्रयासों से, इनका सबसे बड़ा काम है ये। अब इन्होंने बोला कि विधवाओं की शादी होनी चाहिए, तो लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इन्होंने बोला कि सती होने से तो बच गई, तो देश में स्त्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ऐसे भाई जिनके पति मरते जा रहे थे वो सब क्या सती होने से तो बचा ली गई, उसके लिए तो 1829 में कानून आ गया। आज आपके देश में जितनी भी चीजों के लिए कानून है, उन सब चीजों के लिए ये प्रयास कर रहे थे। आज बहुत सारी अंतरजातीय विवाह के लिए आज कानून आप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको। जिससे शादी करनी है आप उससे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। विधवा अपनी शादी, किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो वो चाहे तो दूसरी शादी वो कर सकती है। तो क्या बोलेंगे? तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, मुझे बताइए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पर ड्राफ्ट किया गया था? इसका मसौदा किस गवर्नर जनरल के समय पर तैयार किया गया था? अब सही है सर। सर ऊपर की लाइट बंद कर दीजिए भैया, अब तो एक ही लाइट जल रही है यार। ये वाली लाइट बंद करना है, साइड वाली दोनों। तब और देखो एक बार, साइड वाली दोनों। अब तो भाई अंधेरा हो जाएगा बोर्ड पे। अब तो अंधेरा हो जाएगा। देखो तो जरा मेरे चेहरे को मत देखना, इधर देखना, बोर्ड दिख रहा है साफ। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो साफ दिखना चाहिए। ड्राफ्ट किसके टाइम पर किया गया है? डलहौजी के टाइम पर। और पारित किसके टाइम पर हुआ? कैनिंग के टाइम पर। ये जला दो यार, इससे ज्यादा अंधेरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं ही अंधेरे कमरे में पढ़ा रहा हूँ बैठ खड़े होकर। ठीक है, अब लाइट बंद है। ठीक है, अब तुम टेंट में नहीं आए हो, लाइट कम है या ज्यादा है, पढ़ लो चुपचाप। बाल विवाह को रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए, जिनमें से स्कूल आता है एक बैथ्यून स्कूल 1849 का। बैथ्यून स्कूल 1849।
और पूरे इन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में बच्चे 25 से ज़्यादा स्कूल इस बात के लिए स्थापित किए कि स्त्रियों को शिक्षा मिले। और तुम जो गुड़िया यहाँ पढ़ रही हो क्लास में, आज आप धन्य हैं कि आप उन फैमिली से आती है कि जहाँ लड़की को पढ़ने के लिए आज़ादी है। नहीं तो बच्चा आज़ादी नहीं थी। चीज़ें बदली, लड़कियाँ कामयाब हुई, उन्होंने समीकरण स्थापित किए तो लोगों को आस हुई। तो आप उनकी आस को पूरा करना कि भैया हम भी इसको अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली, हालांकि आने वाली पीढ़ियों तक तो सब स्वतंत्र हो ही जाएंगे शिक्षा के लिए, लेकिन अभी आपके गाँव में जो लड़कियों की शिक्षा को अभी नहीं मानते कि लड़कियों को पढ़ाना क्या, तो लड़की घर से भाग जाएगी, बाहर पढ़ाने के लिए भेजी। भाग तो कोई शादी के बाद भी सकती है। भागने से किसको रोक लोगे तुम? जो भागेगा वो तो भागेगा ही, वो तुम्हारी सोच और समझ से थोड़ी रुक जाएगा। तो इसीलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप समझ, सोसाइटी की या समाज का जो समझ है उसका बदलाव हम ही लोग करें, और हम लोग कर देते हैं। तो आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी अपने भविष्य को अच्छा करने के साथ में इस स्त्री जगत की भी जिम्मेदारी आपके पास है, जो आपके आसपास का परिवेश है। तो कोई बदलेगा तो बाकी सब लोग बदलेंगे, फिर बाकी सब के लिए भी आपका ऑप्शन खोलेंगे कि भाई हाँ लड़कियां ये कर सकती हैं। क्योंकि देख के ही चीज़ें बदलती हैं। ऐसे नहीं कि भाई कुछ होगा, काल्पनिक रूप से नहीं बदल सकती। जब लोगों को दिखता है, आज भी देश में बहुत सारे कोने ऐसे हैं कि जहाँ लड़कियों को पढ़ने के लिए आज भी बिल्कुल मनाही है। हिंदुस्तान के बहुत सारे गांव हैं जहाँ लड़कियां आज भी नहीं पढ़ सकती। आपका जन्म ऐसी जगह पर हुआ है कि जहाँ या ऐसे परिवार में हुआ है कि जहाँ पढ़ने के लिए दिया जा रहा है आपको समय, या पढ़ने दिया जा रहा है, तो बहुत मेहनत के साथ में, बहुत विश्वास के साथ में पढ़ना, किसी के झूठे वादों मत आना। प्रेम एक अलग चीज है, उसका एक समय होता है। आजकल के यूथ का सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? कि कम उम्र में हमारा प्रेम की तरफ आकर्षित हो जाना। बोले लड़के ने प्रॉमिस किया हुआ है तुमको कुछ नहीं करने दूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाऊंगा। तो तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाओगे, लड़की को कुछ नहीं करने दोगे, इसका मतलब क्या? ये अच्छा वादा नहीं है, ये रोकथाम है। ये एक रोक है तुम्हारे ऊपर, अगर किसी ने बोला है। और कम उम्र में आप एक लोगों ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी चैटिंग कर रहे हैं कि हमारी शादी होगी तो ऐसे होगा। 18-20 साल की उम्र वो शादी की उम्र नहीं है, वो आपके भविष्य निर्माण की उम्र है। और यदि भविष्य निर्मित नहीं किया तो पूरे जीवन भर फिर उस बात के लिए पछताएंगे। और लड़के भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेटिव मैरिज एक्ट एक आया, बात समझे, 1872 में। इसमें कहा गया कि लड़की की उम्र कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा भैया, पहले इससे भी कम में शादी हो जाती थी? जी हाँ, 8 वर्ष और 10 वर्ष की तो लड़कियों की शादी हो जाती थी। गांधी जी की, कस्तूरबा गांधी जी से जब शादी हुई तो उनकी कितनी उम्र है? कस्तूरबा जी की उम्र 9 वर्ष है, गांधी जी की उम्र 13 साल है। अब ऐसा नहीं था कि कम उम्र में शादी होने से जीवन खराब होता है, ऐसे तो गांधी जी का जीवन तो बहुत खराब हो गया होता। लेकिन मान के चलो गांधी जी ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन क्या सभी वर्ग खुद को संभाल सकते हैं? तो आप कहेंगे जी नहीं। कम उम्र में भैया व्यक्ति अनमेच्योर होता है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता है, विवाह और शादी जैसे पवित्र बंधन को नहीं समझता है, तो क्या होता है? उसके दूरगामी एक नकारात्मक प्रभाव होते हैं। ठीक है। शारदा एक्ट 1929, क्या बोलेंगे? शारदा एक्ट 1929, क्या बोलोगे? बालिका के विवाह की उम्र इसमें की गई क्या? आपका 14 वर्ष कम से कम इसमें निश्चित करी। लेकिन साथ में लड़के के उम्र की विवाह भी इन्होंने बता दी। वहां तो कम से कम थी आपका कि लड़का कोई भी, लड़की कम से कम 14 होनी चाहिए। इन्होंने लड़के की भी निश्चित की। हरविलास शारदा थे एक, 1930 में ये लागू हो गया था। हरविलास शारदा जी थे एक, बोला लड़का कम से कम कितने का होना चाहिए? 18 का। हिंदू विवाह अधिनियम 1978, ये संशोधित हुआ 1978 में, संशोधित है ये। ठीक है, आया तो ये 1955 में था। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया? 1955 में, संशोधन 1978। इसमें कहा गया 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष के लड़के की शादी होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और विद्यासागर, क्या बोलेंगे? इन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। ये बात मैं आपको बता चुका। तो अभी आप देखोगे कुछ जगह बात चल रही है कि लड़के की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए शादी की। तो उस तरह की चीजें हैं।
लेकिन अभी मतलब अप्लाई नहीं हुआ है, कानून उसके लिए नहीं बना है, बन जाएगा बहुत जल्द। कानूनतः नहीं हुआ है। और आप कहेंगे भैया क्या अब कहीं पर शादी नहीं होती? अभी भी होती हैं बहुत सारी, लेकिन वो अवैध शादियां हैं, अवैध है। ओके, कोई दिक्कत? ज्योति राव गोविंद राव फूले, जिनको हम बोलते हैं ज्योतिरा राव फूले, बाबा ज्योतिबा राव फूले, सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया 1873 महाराष्ट्र में। जाति भेदभाव के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। फूले मतलब क्या है? फूले मतलब ये माली जाति से आते थे जो फूलों का काम करती थी, इसीलिए इनका सरनेम फूले है। तो इन्होंने जितने भी स्वर्ण वर्ग थे, ब्राह्मण राजपूत, उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा संभाला। और मोर्चा संभाला तो महात्मा की इनको उपाधि महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा ने दी। इन्होंने एक पुस्तक लिख करके लोगों को मैसेज दिया, गुलामगिरी, मराठी भाषा में, जिसमें संवाद की दिखाया गया है। संवाद है, आप उसको पढ़ेंगे, बड़ी पतली सी पुस्तक है। किस भाषा में लिखी है? एसएससी सीजीएल ने पूछा गुलामगिरी को इन्होंने किस भाषा में लिखा? मराठी भाषा में। लोगों को मैसेज दिया, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद जो किया है वो विमल कीर्ति ने किया है, और इनकी पत्नी का नाम है सावित्री बाई फूले। अब था क्या, स्थिति क्या है, विरोध किस बात का कर रहे थे? ये विरोध कर रहे थे कि भाई जो निम्न जाति हैं उनको पढ़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। तो कहा गया जो दलितों के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई वो स्वर्णों के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो दलितों के बच्चों को जब पढ़ने नहीं दिया गया, अब पढ़े तो पढ़े कैसे? तो सबसे पहले इन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, अपनी पत्नी को। इनको सावित्री बाई फूले, और ये भारत की प्रथम महिला अध्यापिका हैं। इनसे पहले कोई महिला भारत में टीचर नहीं हुई। इन्होंने इनको पढ़ाया अपनी पत्नी को, और इस कैपेबल बनाया, और बोला जिन बच्चों पर रोकथाम है पढ़ने से उनको तुम पढ़ाओगी। हम समाज में परिवर्तन करने के लिए चले हैं, तो इसका बीड़ा हमको उठाना होगा, सिर्फ बातें नहीं करनी है। तो उन्होंने जिन बच्चों को स्कूलों के एडमिशन में रोक थी, जो निम्न जाति कह करके जिन बच्चों को शिक्षा से नकार दिया गया, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू किया। क्या बोलेंगे? पत्नी सावित्री बाई फूले भारत की पहली महिला अध्यापिका हुई। बहुत बढ़िया भैया। एक भैया ने भाभी को बहुत पढ़ाया, लेकिन वे डीएम बन गई और फिर वे भाग गई। फिर आपको पता है इसकी क्या कहानी हो सकती है? किसी ने कैमरे के सामने आके कुछ बोल दिया, और कैरेक्टर ये बोलते हैं कि कैरेक्टर तो खराब होते हैं। आप लोग एक बात बताइए, आपके सामने दो कैरेक्टर, एक भगवान श्री राम, एक रावण, आप किसको फॉलो करेंगे? आपके सामने दो कैरेक्टर, सीता, या फिर आपके सामने एक कैरेक्टर है मंथरा का, आप किसको फॉलो करेंगे? इस दुनिया में दोस्त खराब और अच्छे इंसान रहेंगे। आप खराब स्टोरीज से इंस्पायरेशन लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी यही है कि भाभी ज्योति मौर्य चली गई, तुमने तो ये बोल दिया, लेकिन मैंने बोला ज्योति मौर्य अगर सच में खराब है और उसका डिसीजन खराब है, तो आप उसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? यानी खराब इंसान तो इस जगत में पहले से थे, आज हैं, कल भी रहेंगे। उनको नकार दीजिए। आपको अच्छे को फॉलो करना है, आप खराब को देखते ही क्यों हैं? खराब के चक्कर में आप डिसीजन लेंगे कि कोई खराब आदमी क्या करता है, तो आप उसकी मानसिकता के हिसाब से अब क्या होना चाहिए उसको चुनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ दूसरा, ज्यादातर बच्चों ने लिखा है कि हम रावण चुनेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है कि हम तो भैया आपका रावण के कैरेक्टर को चुनेंगे। तो ये अपनी समझ ही तो है भाई। दुनिया में आप देखो, सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, दुनिया में सारे लोग खराब नहीं हो सकते, सारे लोग राम के कैरेक्टर को नहीं चुन सकते, और सारे लोग रावण के कैरेक्टर को नहीं चुन सकते। अब कुछ लोग तो राम के कैरेक्टर को इसलिए नहीं चुनना चाहते, कहते भैया हम तो समाजवादी पार्टी से। राम किसी पार्टी का नहीं है, वो भगवान है। इस यहां पर हम लोगों को उन्होंने मैसेज दिया है। वो पार्टी के भगवान नहीं हो सकते। भगवान भी कोई पार्टी के होते होंगे। और ये कौन आपसे कहे कि भैया मान के चलिए अगर हम भगवान से रामचंद्र जी की बात करें तो फॉलो क्यों कर रहा लोग उनको? तो फॉलो करने के लिए, क्योंकि उनका मार्ग है जो उनको पुरुषोत्तम बनाता है। तो हम अच्छाई के मार्ग पे जाएं या बुराई के मार्ग पे, चुनाव हम अपनी जिंदगी में करते हैं। बहुत सारे लड़के सड़क पे चलते हैं तो लड़कियों को सम्मान देते हैं कि उनकी बहनें सड़क पे चल रही हैं। बहुत सारे नहीं देते सम्मान, हफ्तियां कसते हैं। तो उन्होंने बुराई के मार्ग को चुन लिया। अब कुछ लोगों को थोप दिया गया ऐसे कि भैया रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया और उनको हाथ तक भी नहीं लगाया। कोई भी हाथ नहीं लगाता था उस युग में।
वो युग ही ऐसा था। उस युग में तो अपहरण करना बड़ी बात थी। एक युग उससे पहले का भी था जिसमें स्त्री की तरफ कोई देखता तक भी नहीं था। जिस युग में रामायण हुई उस युग में कोई भी हाथ नहीं लगाता। रावण ने किसी कोई नहीं हाथ लगाता था। अब कुछ बोले कि भैया रावण तो ब्राह्मण था। जैसे हम छोटे से थे, मैं तुम्हें बताऊं तो हमें किसी ने बताया हमारे गांव के पड़ोस में ही रावण बिसरक गांव के गौतम बुद्ध नगर जिले में इनका जन्म है। तो वहां पर मतलब दिवाली वगैरह नहीं मनाई जाती, शोक मनाते वो दिवाली पे, क्योंकि रावण उसी गांव का है। तो हमको लोगों ने बताया यार हम तुम जो है वो ब्राह्मण है, पंडित है हम, और रावण हमारे बाबा है। तो लोगों ने हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया। हम भी सोचोगे, हम भी कहने लगे रावण बढ़िया है यार, क्या दिक्कत है, उन्होंने सीता जी को लेकर आए, हाथ तक नहीं लगाया। ये एक पॉजिटिव चीज हो गई कि किसी स्त्री का अपहरण कर लिया और उसको हाथ नहीं, अपहरण किया गया। बोले नहीं भैया उनकी बहन की साथ भी तो ऐसे उनकी नाक काट दी गई, उन्होंने तो इसलिए किया ना। नहीं, ये सिर्फ आपको बहकाने या किसी पक्ष को रखने की कहानियां हैं। आपको मार्ग देखना होगा कि मार्ग कैसा है, कि वह एक बुराई का मार्ग है और यह एक अच्छाई का मार्ग है। उसके लिए आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे कि घमंड की सीमा क्या होती है। रावण विद्वान था, वो बात अलग है। किसी विद्वान व्यक्ति मात्र होने से किसी का सम्मान किया जाए ये कोई बात नहीं। विद्वान होने के साथ में वो विनम्र है। सम्मान इस बात से होता है जो राम है। रावण विद्वान है लेकिन घमंडी भी है। तो फिर हमको पता चला अच्छा अच्छा नहीं नहीं भैया भैया नहीं, हमारे बाबा नहीं है। हमको फिर पता चला अच्छा आपको तो आदमी को फॉलो नहीं करना, हमको कैरेक्टर को फॉलो करना है। तो जब हम बड़े हुए तो हमको पता चला कि हमको चरित्र को फॉलो करना है। ये नहीं कि हमारी जाति के हैं तो इनको फॉलो करना है, या ये हमारे धर्म के हैं तो इनको फॉलो करना है, ऐसे नहीं। जैसे चुनाव आए, मैं आपसे बोलूं भगवान राम को चुनोगे कि जीसस को चुनेंगे, तो सीधी सी बात है बहुत बड़ा पक्ष कहेगा हम भगवान श्री राम को चुनेंगे। फिर मैं बोलूं भगवान श्री राम को चुनोगे हनुमान जी को चुनोगे, तो अब भक्तों की कैटेगरी बन जाती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हनुमान जी की तरफ है हम तो। फिर मैं बोलूँ लड़कियों बहुत सारी को लगा कि बोले लड़कियों से बोले कि हनुमान जी को चुनेंगे कि भगवान शिव शंकर को चुनेंगे, बोले भोले जल्दी में लड़कियां भगवान शिव शंकर के पक्ष में चली जाएंगी। तो चुनाव ये नहीं है कि आपको कौन पसंद है, बात यह है कि मार्ग कौन सा सही है, रास्ता कौन सा सही है। क्या आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो रास्ता सही भी है या नहीं, बात ये है। ठीक है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, एसएससी आप देखिए अभी दिल्ली पुलिस से लेकर के एमटीएस सभी में पूछा गया। ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन चला। अब ये ईसाई मिशनरी क्या है ये समझिए। दरअसल में आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे 1813 में एक एक्ट आया जिसमें यह परमिशन दे दी गई कि ईसाई मिशनरी भारत में आ सकते हैं। ईसाई मिशनरी बोले तो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग, ये भारत में 1813 के बाद आने लगे। अब भारत में ये लोग आने लगे तो भारत के लोगों को ये धन, पैसा, पद, किसी प्रकार के लालच आदि दे करके लोगों को ईसाई बनाने लगे। हिंदू धर्म की छोटी सी कमियों को बड़ी बता के पेश करने लग गए। बोले इस धर्म में तो ये कमी है, बोले तुम्हारे यहाँ तो जाति व्यवस्था, काय को जाति व्यवस्था में फंसे रहते हो, ईसाई बन जाओ, कोई जाति व्यवस्था नहीं है। लड़ाई ईसाइयों में भी है, वहां भी गोरे काले रंग का भेदभाव है, बचा हुआ कोई धर्म नहीं है। इस्लाम शिया सुन्नी के बीच संघर्ष है। बोले तुम ऐसे क्यों जाते हो? बोले तुमको मेडिकल की सुविधाएं देंगे। तो सब प्रकार के लालच देके लोगों को ईसाई बनाने लगे। अब ईसाई यहां कैसे आए हमारे देश में? तो वो कन्वर्टेड लोग हैं सारे लोग। क्या बोलेंगे आपका? ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन हुआ 1915 में। गोखले जी की मृत्यु के बाद इस संगठन को श्रीनिवास शास्त्री ने चलाया। यानी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जब इन्होंने आपका आंदोलन किया तो इन्होंने लोगों को बताया कि भाई आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। पिंकी एकदम ठीक लिख रही हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। रवि करदम जी बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है, वास्तविकता का मार्ग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, थोपा हुआ मार्ग नहीं। आपको ये चुनाव दोस्त करना होगा अपने जीवन में कि सत्य क्या है, सच क्या है, ठीक क्या है, और सही मार्ग एक ही हो सकता है, उस पर चलना होगा। चल पाएंगे उस पर बड़े
बोलते हैं ना, मैंने कहा विरोध की चिंता नहीं करनी है कि कौन आपका विरोध करेगा, क्योंकि जीवन दोस्त आपको आपका कल का श्योरिटी नहीं है कि आपका जीवन कल है, लेकिन फिर भी हम एक आशा रखते हैं कि हम जीवन जिएंगे। उसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ अपने आगे के जीवन के लिए, तुम पढ़ रहे हो अपने आगे के जीवन के लिए। तो हम सबकी होप है एक कि हम आगे रहेंगे, हम आगे जिएंगे, लेकिन उस रहने और करने में आपको डरना नहीं है। खौफ नहीं खा लेना किसी एक चीज से, बोले डर के जीवन जी रहे हैं, तो डरना नहीं। टीपू सुल्तान का एक कथन था ना कि पूरे जीवन भेड़ की तरह जीने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप एक दिन सिंह की तरह जिए, एक दिन शेर की तरह आप जिए। और वो स्टेटमेंट नकली स्टेटमेंट नहीं है। अब शेर से मतलब ये नहीं कि आप आक्रमण कर दे दूसरे के ऊपर, शेर से मतलब है आप अपना चुनाव खुद कर पाए। हाँ, शेर से एक बात और मुझे ध्यान आती है तो मैं सिखाऊं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेर अपनी ताकत से जंगल का राजा कहलाता है, जंगल में चुनाव नहीं होते। ये सुना है तुमने? तो दोस्त एक और बात मैं तुमको बताऊं, शेर नथिंग, शेर कुछ नहीं है। शेर ताकतवर है इसलिए राजा नहीं है, उसकी पूरी जाति ने सरवाइव किया है। एक शेर से कुछ नहीं होता जंगल में। शेरों की जो जाति है, जो अपने प्राण गवाती आई, लड़ती आई, लड़ती आई, लड़ती आई, संघर्ष करती आई, उसने खुद को सिद्ध किया। तो एक जाति से मतलब कास्ट नहीं, जाति से मतलब ग्रुप। जैसे अच्छे इंसान इस दुनिया में, उन अच्छे इंसानों का ग्रुप जो सर्वाइवल करता आ रहा, उसके विरोध में दुनिया रहेगी। लेकिन आपको विरोध से घबराना नहीं है, नेवर। तो 1915 में गोखले जी की मौत के बाद इस संगठन को इसने चलाया, श्रीनिवास शास्त्री ने। स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष हैं। स्वाधीनता समझते हैं कि हमारे देश को अपने अधीन करना था। अधीन मतलब भी हमारे ऊपर ब्रिटेन का राज है, तो ब्रिटेन का राज हमको खत्म करना ही था। और ब्रिटेन का राज खत्म करने के बाद में इसका क्या मतलब हो गया? तो आजादी मिले और हम अपने अधीन हो जाएं। अभी तो अंग्रेजों के अधीन है, ठीक है। तो कुछ संस्थाएं हैं, ये देखेंगे। 1836 में प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके खिलाफ, बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन है ये। कौन? आपका बंगाल प्रकाशक संस्था। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन है जो किस बात का संगठन है? जो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। अब जमींदार से मतलब क्या था भाई? जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या लेती थी? किसानों से लगान लेती थी, लेकिन लगान इकट्ठा करके कौन देता था? इनको जमींदार देते थे। तो कुछ समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी अनदेखी करने लग गई जमींदारों की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध में पहला संगठन बना जमींदारों के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी। क्योंकि क्या बोलोगे, इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर हैं। टैगोर फैमिली बड़े जमींदार थे। बहुत थैंक यू हर्ष सिंह जी, मेरे दोस्त, हमेशा बहुत प्यार। कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ पर बनी थी? कलकत्ता में। नीतीश कुमार जी कह रहे सर आप महीने कितना कमाते? बताओ बातें क्या चल रही है, उनको किस बात से मतलब है? मित्र ये चैनल ही मेरा है, महीने क्यों बात करते हो? बात करो तो कुछ कम से कम हम दिन की बात करते हुए अच्छे लगेंगे। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843, ये थॉमसन ने बनाया जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा के लिए। मतलब कि अब जमींदार तो अपने हितों की मांग कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से उनका अच्छा टाई अप था, लेकिन बात आई कि जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा के लिए, कि भाई अब जमींदार कहीं लोगों का शोषण तो नहीं करेंगे, और लोगों का शोषण नहीं करेंगे इस बात के लिए क्या समझना होगा हमको? क्या बोलेंगे? लोगों का शोषण करते रहे, उससे बचाने के लिए संगठन। तो बहुत सारे संगठन बने ऐसे। हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसको बनाया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 दादा भाई नौरोजी ने बनाया। यहीं से इसने हिंदू पैट्रियट अखबार निकाला, इसी को हम भारतवर्षीय सभा कहते हैं। ये कुछ संगठन है दोस्त जिनको देखना है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना हितों की रक्षा के लिए गुजुल लक्ष्मी द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी ने बनाया। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत पूछे जाते हैं। पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे, इनको महाराष्ट्र का सोक्रेटिस बोलते हैं। सुकरात नाम सुना आपने कभी?
सुकरात, जैसे हम बोलते सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। क्या बोलेंगे? तो महाराष्ट्र का सुकरात, यानी वह सिख समाज सुधारक रहे, इसीलिए उनसे तुलना की जाती है। ओके। 1875 में कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस। जी हाँ, जगवीर सिंह जी, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन, लैंड होल्डर सोसाइटी पूछा जाता है बहुत। पढ़ेंगे प्रतीक जी, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, वहीं बताएंगे सारी चीजें, निश्चिंत रहिए। आप समझ सकते हैं कि मैं बात करूंगा, ऐसे नहीं है कि मैं 1 to 1 आपको डेटा डिलीवर कर दूं। मैं पढ़ाऊँ, बताऊंगा गांधी जी कैसे थे, क्या उनके डिसीजंस थे, हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। 1875 इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। क्या बोलोगे? शिशिर कुमार घोष। इंडिया लीग इनको चलाया किसने? आनंद बोस और आपका सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने। ऐसा ही एक संगठन हुआ आर्य समाज, जिन्होंने लोगों को ये कहा कि भाई ऐसा हो गया कि हम आधुनिक समय में तो आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी वैदिक शिक्षा को भूलते जा रहे हैं। हमारे वेदों पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए। उन्होंने कहा वैदिक शिक्षा को समझिए तो सही कि वह कहना क्या चाहता। प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए, इतना बड़ा वेद नहीं है। आप मुश्किल से चारों वेद पढ़ने लग जाएं। बहुत सारे लोगों में तो यूथ में तो ये रहता वेद बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़े ही नहीं जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल जब आपके पास समय होगा, आप मुश्किल से 3 महीने में चारों वेद पढ़ लेंगे, 3-4 महीने में पढ़ लेंगे, 3 महीने 4 महीने में। बहुत बड़े नहीं है वेद। मैक्सिमम आप देख सकते हैं उसमें कितने आपका, भाई हम लोग पढ़ते हैं उसमें इतने श्लोक पढ़ लेते हैं, हम 1028 सूक्त पढ़ लेते हैं, 10,000 के करीब उसमें मंत्र हैं, तो 10,000 का अर्थ हो गया, 10,000 पंक्तियां हो गई, कितनी बड़ी चीज नहीं है। और बाकी तो और छोटे छोटे हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, हाँ जी कंप्लीट पढ़ेंगे, उनके बारे में भी सारे व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए। 1875 गिरगांव मुंबई, 1875 में ये बना। संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था, और ये ईसाई मिशनरियों के एकदम खिलाफ हो गए। इन्होंने उन लोगों पे जाकर के कि जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया, मुस्लिम बन गए, मान के चलो कन्वर्टेड हो गए जजिया की वजह से। भाई क्या हुआ, हमारे देश में जजिया लगाया गया मुस्लिम शासकों द्वारा, और लोगों ने सोचा यार टैक्स देने के तो पैसे नहीं, खाने को तो पैसे नहीं, ठीक है मुस्लिम बन जाते हैं। बहुत सारे तलवार के दम पर, तलवार के डर से औरंगजेब आदि ने खूब धर्मांतरण कराया, आप लोग जानते हैं। तो जब ये धर्मांतरण हुआ तो दयानंद सरस्वती ने उन लोगों के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया कि आप लोगों का स्वागत है जो वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में लोग आने लगे इनकी शिक्षा में। तो इनको एक कट्टर नेता कहा गया उस समय पर कि ये तो कट्टर हिंदूवाद के नेता हैं। तो क्या बात करेंगे, संस्थापक दयानंद सरस्वती, मूल शंकर बचपन का नाम। इनका एक स्टेटमेंट है वेदों की ओर लौटो, क्योंकि इनकी सारी शिक्षाएं किस पर आधारित थी? वेदों पर। ठीक है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। बच्चा कह रहा गुरुजी एक दिन आपका स्टैचू बनेगा। भाई साहब मुझको ऐसे रहने दो प्लीज यार, तुम मेरा स्टैचू, मैं तुम्हें ऐसे ठीक नहीं लग रहा, मतलब तुम मेरे स्टैचू को इमेजिन कर रहे हो, मैं तुमको ऐसे नहीं लग रहा मोहित ठीक। भाई मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे सकता हूँ सर। द्रौपदी को क्या कह रहे हैं? द्रौपदी को ताश में लगा दे, उसके पीछे भी लॉजिक है। बच्चा आप अध्ययन कीजिए, कोई भी चीज यूं ही नहीं है। इसके लिए मैं किताब बता सकता हूँ आपको। एक किताब है अच्छाई की ओर, उसमें सारा प्रसंग यही है कि कैसे धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर ने द्रौपदी को आपका जुए पर लगा दिया, कैसे तैयार हो गए होंगे वो। मतलब सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं आपको अगर दे पाता तो इसके लिए तो मुझको फिर सब्जेक्ट हटा के 1 घंटे का आपका डाउट सेशन लेना चाहिए था हर रोज एक। तो भैया तुम मुझसे जो पूछना चाहते वो पूछे। आगे आएंगे। पुस्तक बोलोगे सत्यार्थ प्रकाश। गुरु कौन थे इनके? ये सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने हिंदी भाषा में लिखी ताकि सब लोग आसानी से समझ पाए। अब तक क्या था, कोई भाषा स्थानीय भाषा में लिखी जा रही थी, कोई बंगाली में लिखी जा रही थी किताब, कोई मराठी में लिखी जा रही थी, कोई संस्कृत में इन्होंने हिंदी में लिखी ताकि मैक्सिमम लोग पढ़ पाए। भारत का मार्टिन लूथर इन्हीं को कहा जाता है। मार्टिन लूथर एक अमेरिका में समाज सुधारक रहे हैं। इन्होंने बाल विवाह के लिए लड़की की उम्र 16 वर्ष और 25 वर्ष लड़के की उम्र तय कर दी कि लड़के का कम से कम 25 साल का होना चाहिए।
ऐसा नहीं है 21 साल के लड़के की नौकरी लग गई तो 22 साल के शादी कर ली। लड़कों को शादी के नौकरी लगने के बाद में फिर शादी की चिंता होने लगती है, शादी कब होगी। आर्य महिला समाज ऐसा ही जैसे पुरुषों के लिए आर्य महिला समाज 1883 में पंडिता रमाबाई इसकी अध्यक्षा थी, जिनके द्वारा ये चलाया गया। आर्य समाज के पत्र थे सुधर्मा और सुभाष पत्र। तो पूछे सुधर्मा और सुभाष पत्र का संबंध किस संगठन से था? आर्य समाज से, जो 1875 में बना। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके गुरु का नाम क्या था आपका, बोलो एक बार, वन शॉट में बोल दिया करो। जिनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। उन्होंने पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी भाषा में लिखी, ठीक है। और साथ में क्या बोलोगे, उन्होंने नारा दिया बैक टू वेदाज, क्या बोलोगे, वेदों की ओर लौटो। रजत कुमार जी, बहुत सारा प्यार दोस्त। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मिलते हैं कल। आपका कल हम शायद स्वामी विवेकानंद जी पर पहुंच जाएंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और उसके बाद में हम पहुंचेंगे स्वामी विवेकानंद जी पर आगे पढ़ते हुए। ओके सर, आपकी शादी किस एज में हुआ था? भैया मेरी शादी आज तक अभी नहीं हुई है। बहुत जल्दी खबर देंगे तुमको, निश्चिंत रहो, बहुत जल्दी। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा दोस्तों, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चे। मेरी गहरी बातों से तुमको ऐसा लगता होगा मैं अभी यार मैं शादी की उम्र में हूँ। ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते हैं कल। लव यू ऑल।